नर्व्स आती हैं विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा आता है आपका ब्रेन, दिमाग आता है, और थर्ड आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आपका मेन ऑर्गन होता है जो हमारे बाकी सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड होता है आपका जो पीछे प्रेजेंट होती है, और ब्रेन से हमारी बहुत सारी ऐसी वायर्स निकल रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी वायर्स निकल रही हैं जो हमारी क्या बनाती हैं, नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक टाइप के केमिकल होते हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को केमिकल इम्पल्सेस में चेंज कर देते हैं। ठीक, हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में भाई हम करने वाले हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, जिसका मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर्स ले चुकी हूं। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर्स नहीं अटेंड करे हैं तो वो जा करके चैनल पे जरूर अटेंड कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्लांट हॉर्मोन्स, एनिमल हॉर्मोन्स, नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम के साइनैप्स के टॉपिक्स जरूर पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर जरूर ना कि आप उसको अटेंड जरूर कर रहे हो या चेकआउट जरूर कर रहे हो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हियर वी गो विद द प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि भाई पढ़ाई के लिए मैम मोटिवेशन तो खतरनाक जरूरी है। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। भाई अपने आप को खुद से पुश करना पड़ेगा, खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई एक्सटर्नल में आकर के तुम्हें मोटिवेशन नहीं देने वाला है। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन आवर वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई अब मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की आप बात तो कर रहे हैं, बट एक्चुअली में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, ये हमारी बॉडी में क्यों होता है? तो देखो, कंट्रोल मतलब हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब वो हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं अपना हाथ ये हिला रही हूं तो मेरे पीछे अगर कोई इंसान खड़ा होगा तो वो अपना हाथ भी ऐसे ही हिलाएगा। मतलब जैसा जैसा मैं उसको करने के लिए कह रही हूँ वो वैसा वैसा काम कर रहा है। जैसे कि मैंने सोचा कि अगर मुझे अपना राइट हैंड उठाना है तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन मेरा उठ तो राइट हैंड ही रहा है। तो दिमाग मेरी चीजों को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौन कंट्रोल करता है और किस तरीके से हमारी बॉडी उसको परफॉर्म करके हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करती है, ये हम आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। और इस पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करवाते हैं हमारे बॉडी के 2 सिस्टम, दैट इज द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल सिस्टम या केमिकल सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे वायर्स प्रेजेंट है जो हमारे दिमाग से निकल रहे हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, वो सब मिल करके बनाते हैं हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या आता है? आपकी नर्व्स आती हैं विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा आता है आपका ब्रेन, दिमाग आता है, और थर्ड आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये सब कुछ आपके नर्वस सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं। ब्रेन आपका मेन ऑर्गन होता है जो हमारे बाकी सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड होता है आपका जो पीछे प्रेजेंट होती है, और ब्रेन से हमारी बहुत सारी ऐसी वायर्स निकल रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी वायर्स निकल रही हैं जो हमारी क्या बनाती हैं, नर्वस सिस्टम बनाती हैं, है ना। और केमिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे केमिकल मैसेंजर्स टाइप के, जिनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, ये रिलीज किए जाते हैं। कौन रिलीज करता है? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन रिलीज करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं हमारे ये हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर के, अकेले नहीं, नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर के हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो अब आपको इस पूरे आज के इस वन शॉट में पता चलेगा कि बॉडी हमारी नर्वस सिस्टम के थ्रू कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रही है, और किस तरीके से हमारा ये हार्मोनल सिस्टम, केमिकल कंट्रोल नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर के हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं आपके नर्वस सिस्टम की, तो भाई नर्वस सिस्टम में आपका सबसे पहला आता है, देख रहे हो भाई कितना खतरनाक नर्वस सिस्टम है हमारा। स्पाइनल कॉर्ड से भी आपकी नर्व्स निकल रही हैं, इवन ब्रेन से भी आपकी ये नर्व्स निकल रही होती हैं।
ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में आपके भाई आते हैं, नर्व्स आ जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, आपका ब्रेन आ जाता है, ठीक है। लेकिन बात यह आती है कि भाई इस नर्वस सिस्टम तक हमारा इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है ना, या इंफॉर्मेशन को हमारी डिटेक्ट कौन करता है। तो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे हो जाता है स्टिमुलस, ठीक है। क्या हो जाता है? स्टिमुलस। हमारे आसपास इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या गतिविधियां हो रही हैं। जैसे कि आपको किसी ने ऐसे टपली मारी तो आपको पता चल जाता है कि नहीं कि किसी ने आपको मारा है। वो इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ तक पहुंचती है? आपके ब्रेन तक पहुंच रही होती है। तो यही चीजें आप कैसे पता करते हो? थ्रू द रिसेप्टर्स, थ्रू योर सेंस ऑर्गन। बॉडी में सेंस ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, आंख, कान, नाक, वो क्या करते हैं? आसपास के जो भी स्टिमुलस होते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहे होते हैं, उसको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। अब भाई इनके ऊपर से 1 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि कितने डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो रिसेप्टर्स जो हमारे फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फोनो रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। फोनो मतलब फोन, फोन पे क्या करते हो आप? सुनते हो, बात करते हो किसी से। तो फोनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन योर ईयर्स। ये आपके लिए, किसके लिए? हियरिंग स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हियरिंग की चीजें, कहीं से दूर से आवाज सुनाई दे रही है या मैम की आवाज आप सुन रहे हो, तो कैसे सुन रहे हो? आपके कान के अंदर फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स ये आपकी आईज में प्रेजेंट होते हैं। फोटो मतलब आप किसी पिक्चर ले रहे हो, देख करके पिक्चर ले रहे हो, तो आंखों में आपके फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कि आप आसपास एनवायरनमेंट में देख करके डिटेक्ट कर रहे हो कि हो क्या रहा है। थर्ड प्रेजेंट होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, जो आपके हीट को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं? हीट को डिटेक्ट करते हैं। एंड दे आर प्रेजेंट इन योर स्किन, दे आर प्रेजेंट इन योर स्किन। स्किन में प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई गर्म चीज लगती है तो हमको पता चलता है कि वो चीज गर्म है, हम उससे हाथ हटा लेते हैं। तो कैसे पता चलता है? ये रिसेप्टर्स हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जो हमको डिटेक्ट करके बताते हैं कि ये हीट है, ठीक है, इससे हमें क्या करना है? दूर जाना है। दूसरे होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो आपकी नाक में प्रेजेंट होते हैं। मम्मी ने बढ़िया सा खाना बनाया, छोले भटूरे, मोमोज या फिर कुछ भी, गाजर का हलवा, जिसको स्मेल करके बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, तो ये होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो आपके नोज में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं? दे डिटेक्ट योर स्मेल, ठीक है। फिफ्थ होते हैं आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स एग्जाम में पूछा गया है कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन योर टंग। जब भी कोई खाना खाते हो तो बड़ा अच्छा सा स्वाद आता है, तीखा लगता है, स्पाइसी लगता है, या बहुत ज्यादा नमकीन लगता है, या बहुत ज्यादा शुगरी लगता है, तो पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स आपके टंग पे प्रेजेंट होते हैं, जो आपके टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं? दे डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ द फूड, ठीक है। किसको डिटेक्ट करते हैं? टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो हो गए आपके रिसेप्टर्स, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स करते क्या हैं? ये रिसेप्टर्स आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं आपके नर्व्स तक। कहां तक ट्रांसमिट करते हैं? नर्व सेल्स तक इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। अब आपके नर्व सेल का डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नर्व सेल का डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। जरा एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि भाई नर्व सेल एक्चुअली में कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। और नर्व सेल का मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन वो किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अब आपके रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन तो ले ली, अब ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके नर्व सेल्स तक। ये इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाती है? आपके नर्व सेल्स तक। तो नर्व सेल का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ऐसा स्टार शेप डायग्राम होता है इसका, ये स्टार शेप स्ट्रक्चर रहता है इसका, ठीक है। इस तरीके से स्टार शेप रहती है आपकी। ठीक है, ये आपकी स्टार शेप्ड रहती है ना। तो आपकी जो
इंफॉर्मेशन होती है ये सबसे पहले आती है आपके इस स्ट्रक्चर पे, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पे आती है जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो इंफॉर्मेशन आपकी जो भी सराउंडिंग में चीजें हो रही हैं उसको हमारे रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया। अब ये रिसेप्टर्स आपके नर्व सेल से कनेक्टेड रहते हैं, तो आपके जो रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करी, टेस्ट को डिटेक्ट किया, वो इंफॉर्मेशन जाती है आपके नर्व सेल्स के पास, जिसका सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है डेंड्राइट्स। इंफॉर्मेशन सबसे पहले डेंड्राइट्स पे आती है, उसके बाद बीच के इस पार्ट पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज द सेल बॉडी। ये बीच का जो पार्ट देख रहे हो उसको सेल बॉडी कहा जाता है। तो डेंड्राइट से ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन सेल बॉडी तक गई। अब सेल बॉडी के बाद आता है ये लॉन्ग प्रोसेस जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है इस तरीके से एक्सॉन में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, एक्सॉन में ट्रांसफर की जाती है, और फिर एक्सॉन से आपके ये लास्ट में जाती है एक्सॉन की एंडिंग पे, लास्ट में जाती है एक्सॉन की एंडिंग पे। तो इंफॉर्मेशन कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन एक्सॉन एंडिंग तक ट्रैवल करती है। और यहां से एक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है बोर्ड्स में कि इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी, जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नर्व्स पहुंचाते हैं। तो आपका वो इंफॉर्मेशन कहां से कहां ट्रांसफर होती है, वो इंफॉर्मेशन हमेशा डेंड्राइट से एक्सॉन एंडिंग तक जाएगी। कभी भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उल्टी नहीं मूव करती है, क्या करती है, अपोजिट नहीं मूव करती है, एक्सॉन एंडिंग से डेंड्राइट तक नहीं मूव करती है। याद रखना ये चीज, कभी भी नहीं मूव करेगी एक्सॉन एंडिंग से डेंड्राइट की तरफ, हमेशा डेंड्राइट से एक्सॉन एंडिंग की तरफ इंफॉर्मेशन मूव करती है। नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रैवल करती है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक ट्रैवल हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक ट्रैवल होती है वो आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में ही ट्रैवल होती है, ठीक है। अब देखो भाई, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यहां से ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में एक्सॉन एंडिंग तक आई। फिर बताएं क्या होता है, एक्सॉन एंडिंग के बाद में आपका यहाँ पे एक गैप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका एक गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइनैप्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइनैप्स। ये जो गैप होता है ना इसको हम कहते हैं साइनैप्स, और इस गैप के जस्ट बगल में एक और न्यूरॉन या नर्व सेल प्रेजेंट होता है। तो ये पहली न्यूरॉन है ना, ये फर्स्ट न्यूरॉन हो गई, न्यूरॉन के बाद एक और साइनैप्स, साइनैप्स के बाद एक और न्यूरॉन, ठीक है, दूसरी न्यूरॉन, ठीक है, पहली न्यूरॉन, फिर गैप आया, फिर न्यूरॉन, फिर गैप आया, फिर न्यूरॉन। तो इस तरीके से गैप प्रेजेंट होते हैं। अब आपकी ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है ना वो इस गैप के अंदर, इस गैप के अंदर केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाती है। किस में चेंज आती हैं, इट चेंजेस इनटू केमिकल सिग्नल। कैसे चेंज होती हैं बताती हूँ। जब भी आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आते हैं यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक टाइप के केमिकल होते हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को केमिकल इंपल्सेस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, फिर साइनैप्स से होकर के आपके इसी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक ट्रांसफर करते हैं। एक छोटी सी न्यूरॉन बनाऊंगी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक छोटी न्यूरॉन बनाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन आपकी डेंड्राइट से, ठीक है, इंफॉर्मेशन आपकी डेंड्राइट से एक्सॉन एंडिंग तक गई, ठीक है। एक्सॉन एंडिंग में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रैवल हुई, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपकी यहाँ पे गैप होता है, इन बिटवीन ये गैप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। और यहाँ से आपका एक नेक्स्ट न्यूरॉन चालू होती है इस तरीके से, यहाँ से आपकी नेक्स्ट न्यूरॉन चालू होती है, ठीक है, यहाँ से आपकी नेक्स्ट न्यूरॉन। तो अब ये जो बीच का जो गैप देख रहे हो उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपकी एक्सॉन की एंडिंग पे आती है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है इस साइनैप्स में, और अगेन जब वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक जाती है तो वापस से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, फिर केमिकल इंपल्स, फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, केमिकल सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इस तरीके से आपकी जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है आपके रिसेप्टर से, जैसे कि अगर मैं हाथ की स्किन की बात करूं तो स्किन से ये पूरी न्यूरॉन आपकी यहां से इंफॉर्मेशन लेकर के आपके ब्रेन तक जाती
है, ठीक है, आपके ब्रेन तक जाती है। और इस बीच के गैप का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है कि नेम द गैप विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स विच इज नोन एज साइनैप्स। और साइनैप्स में ही आपकी ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं केमिकल इंपल्सेस में चेंज हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स। जो न्यूरोट्रांसमिटर्स एक्सॉन की एंडिंग पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन की एंडिंग पे आपके न्यूरोट्रांसमिटर्स प्रेजेंट होते हैं और यही न्यूरोट्रांसमिटर्स आपके केमिकल इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्सेस में केमिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। अब भाई आपकी दो टाइप्स की न्यूरॉन होती हैं जो इंफॉर्मेशन को आपके सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से वापस से इंफॉर्मेशन आपके सेंस ऑर्गन्स तक लेकर के आती है। दो तरीके की होती है, ठीक है। तो जब भी आपकी इंफॉर्मेशन आपके सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन जो होगी आपकी उसको जब हम सेंस ऑर्गन से, कहां से? सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, तो वहां पे कौन सी न्यूरॉन होती है? वहां पे काम करती हैं आपकी सेंसरी न्यूरॉन। जब भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है आपके सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाई जाती है तो वो होती हैं आपकी सेंसरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स जो होती हैं आपकी सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके ब्रेन तक लेकर के जाती हैं, ठीक है। दूसरी न्यूरॉन होती हैं आपकी मोटर न्यूरॉन। दूसरी न्यूरॉन होती हैं मोटर न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन से लेकर के आपके कहां तक लेकर के आती हैं? सेंस ऑर्गन तक लेकर के आती हैं। कहां तक लेकर के आती हैं? सेंस ऑर्गन तक। और ये होती हैं आपकी मोटर न्यूरॉन। ये होती हैं आपकी मोटर न्यूरॉन जिनका काम होता है आपके ब्रेन से, आपके दिमाग से इंफॉर्मेशन को आपके सेंस ऑर्गन तक लेकर के जाना, ठीक है, सेंस ऑर्गन तक लेकर के जाना। और जहां पे आपका ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन कनेक्ट होती हैं, आपस में कनेक्शन बिल्ड करती हैं, तो वो कनेक्शन बिल्डअप करवाने का काम करते हैं इंटर न्यूरॉन। तो ये इंटर न्यूरॉन जो होते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये मेरा सेंस ऑर्गन हुआ हाथ, यहां से इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक लेकर के गई, ब्रेन से ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस से सेंस ऑर्गन तक आती है, ठीक है। और इस तरीके से आपका पूरा जो इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में ट्रैवल करवाई जाती है, ठीक है, ट्रैवल करवाई जाती है। तो मैं वही बता रही थी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस कैसे होता है। डेंड्राइट्स पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, डेंड्राइट से ये इंफॉर्मेशन सेल बॉडी तक जाती है, सेल बॉडी से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फिर कहाँ जाते हैं? एक्सॉन की तरफ जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फिर एक्सॉन पे जाते हैं, एक्सॉन से फिर नर्व की एंडिंग पे, जिसको एक्सॉन की एंडिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सॉन की एंडिंग भी बोला जाता है। और फिर एक्सॉन एंडिंग से ये साइनैप्स जाता है। इट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, जहां पे आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस converted to chemical signal by the neurotransmitters, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमिटर्स आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को केमिकल सिग्नल में चेंज कर देते हैं इन द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दैट इज द साइनैप्स। और अगेन जब आपके यही केमिकल सिग्नल दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाएंगे तो ये वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा ये सिस्टम काम करता है, ठीक है, पूरा ये सिस्टम काम करता है। देख रहे हो, ये दो न्यूरॉन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये आपकी सेकंड न्यूरॉन है। आपकी यहां से इंफॉर्मेशन गई, यहां पे आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही थी, साइनैप्स में आपकी केमिकल सिग्नल में चेंज हो गई, और केमिकल सिग्नल के बाद वापस से जब ये नेक्स्ट न्यूरॉन में आई तो अगेन आपकी ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट हो गई, तो साइनैप इज नथिंग बट द गैप और द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है, जैसे कि दो जगहों को कनेक्ट करने के लिए हाईवे बने होते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूरॉन जब आपके, जो एक न्यूरॉन है आपकी, सपोज करो मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन बनाऊं आपकी, तो ये न्यूरॉन का जो ये एंडिंग होती है, न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है जहाँ पे मसल से कनेक्टेड होती है, ये न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग जो होती है,
ठीक है, जहां पे मसल से कनेक्टेड रहती है, किससे कनेक्टेड रहती है, मसल से कनेक्टेड रहती है, उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देख रहे हो, न्यूरॉन आपकी मसल से कनेक्टेड है, इसी को ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है, इसी को ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है, जहां पे आपकी नर्व्स की जो एंडिंग होती है, एक्सॉन एंडिंग जो मैंने बताई थी, वो आप मसल से कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, चलो तो भाई नेक्स्ट बात करते हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे एक नई स्लाइड ले लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं आपके रिफ्लेक्स एक्शन की, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इसको कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, इसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। आपके बाकी सारे जितने भी फंक्शन है वो आपका दिमाग, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपके रिफ्लेक्स एक्शन को आपके स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसे एक्शन होते हैं, बहुत ही रैपिड होते हैं, बहुत ही तुरंत होते हैं, अचानक से हो जाते हैं, दैट इज द स्पॉन्टेनियस होते हैं, अचानक से हो जाते हैं, और इनको हम इनवॉलेंट्री एक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शंस भी बोलते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसे एक्शंस, ऐसे एक्शंस जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये अचानक से होने वाला एक्शन होता है, बिना सोचे समझे। यहाँ पे दिमाग की थिंकिंग की कोई जरूरत नहीं होती, हमें तुरंत एक्शन लेना होता है बिना सोचे समझे। ऐसे टाइप के एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और इसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब जैसे आप स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल के लिए कोई रास्ता अपनाते हो कि भाई मैं इसी रास्ते से होकर के स्कूल जाऊंगा, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा जो पाथवे होता है कि ये हो कैसे रहा है हमारी बॉडी में, उस पूरे पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। उस पूरे पाथवे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब होता कैसे है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारी इंफॉर्मेशन कहां पे आती है, रिसेप्टर पे आती है। रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके सेंसरी न्यूरॉन तक। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन जाती है फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को कहां ट्रांसफर कर देता है, आपके मोटर न्यूरॉन तक, और मोटर न्यूरॉन से ये फिर इंफॉर्मेशन कहां तक जाती है, आपके सेंस ऑर्गन या फिर आपके मसल्स या फिर ग्लैंड तक, या जिसको हम अफेक्टर ऑर्गन भी बोलते हैं। तो देखो होता क्या है इसमें, जैसे सपोज करो सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है बहुत जोर से स्पीड अप, तो वहां पे दिमाग तो लगाने बैठोगे नहीं कि भाई जब गाड़ी आपको ठोक करके चली जाएगी तब हम वहां से हटेंगे, ऐसा तो नहीं होता। जब भी कोई स्पीडिंग बाइक आपके सामने या स्पीडिंग कार आपके सामने आती है तो वहां से तुरंत हट जाते हो। ठीक है, या फिर कुत्ता दौड़ करके आपके पास आ रहा है आपको काटने के लिए, तो इसमें आप सोचते तो हो नहीं कि भाई जब कुत्ता आपको काट लेगा तब दूर हटोगे, ऐसा तो नहीं करते हो। या फिर अगर मैं कोई गर्म कप उठाती हूँ, सपोज करो ये बॉटल मेरी बहुत गर्म है, इसको मैंने छुआ, तो छूने से मेरे स्किन के रिसेप्टर्स जो है एक्टिवेट हो गए, ये वाली इंफॉर्मेशन उसने कहां तक पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन वापस मेरे मसल्स तक आई, और उसने मुझे ये बोला कि हाथ हटा ले वरना तेरा हाथ जल जाएगा, है ना। गर्म कप को छूते टाइम पे, जब मम्मी आपके लिए दूध गर्म लेके आती है, चाय गर्म लेकर के आती है, तो गर्म कप को छू करके एकदम से हाथ हटा लेते हो, तुरंत हाथ हटा लेते हो कि हाथ जले नहीं। तो यहाँ पे थिंकिंग नहीं इन्वॉल्व होती, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसे एक्शन होते हैं जो तुरंत होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं होंगे तो आपकी बॉडी को डैमेज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेन नहीं आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं आपके ह्यूमन ब्रेन पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब ब्रेन जो होता है आपका, ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और मेन आपका कंट्रोल सेंटर है, जो आपके बाकी सारे बॉडी एक्शन को एक्सेप्ट द रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन का सबसे पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इसका सेरिब्रम, एक पार्ट होता है इसका थैलेमस, और एक पार्ट होता है इसका हाइपोथैलेमस, एक पार्ट होता है इसका हाइपोथैलेमस। ठीक है,
तो अब बात करते हैं हम ब्रेन के सारे पार्ट्स की। तो ब्रेन का जो पार्ट आपका होता है फोर ब्रेन का, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने बताया, दैट इज द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन माना जाता है। क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन माना जाता है, ठीक है, ऑफ द ब्रेन। और इसका काम होता है आपकी थिंकिंग कंट्रोल करना, मतलब क्या सोच रहे हो आप लोग, आपकी मेमोरी को, क्या याद है आप लोगों को, आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना कि आप कितने दिमाग वाले हो, ठीक है, ये सब चीजें जो है आपका सेरिब्रम का पार्ट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आते हैं हम थैलेमस पे। थैलेमस जो होता है इसका एज सच कोई फंक्शन नहीं होता, बस ये सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस जो होता है, या फिर आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जो होते हैं, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन जो होते हैं उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके एक्शंस को ये मेनली कंट्रोल करता है। लास्ट बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस की। अब भाई हाइपोथैलेमस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा गया था। हाइपोथैलेमस जो होता है आपका ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड होता है, मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, मतलब ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, किसको कंट्रोल करता है? आपके बॉडी के टेम्परेचर को, आपको प्यास कितनी लग रही है, थ्रस्ट कितनी लग रही है, ठीक है, इसको कंट्रोल करता है, आपको भूख कितनी लग रही है, हंगर कितनी लग रही है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, इवन आपके सेक्सुअल इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। किसको? इमोशंस को, सेक्सुअल इमोशंस को, सबको कंट्रोल करता है। कौन? आपका हाइपोथैलेमस। मतलब ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्शन को भी कंट्रोल करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है, आपकी प्यास को कंट्रोल करता है, और आपके सेक्सुअल इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है आपका फोर ब्रेन का हाइपोथैलेमस का पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन की, दैट इज द मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का एज सच कोई फंक्शन नहीं पूछा जाता है, इसका काम होता है बस ये आपके फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करना, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है आपका मिड ब्रेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके हाइंड ब्रेन की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे आपके हाइंड ब्रेन की। ये हाइंड ब्रेन जो होता है आपका, इसके भी अगेन 3 पार्ट्स होते हैं। हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट होता है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ये आपके वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, ठीक है, किसको कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्शंस को, मतलब ऐसे एक्शंस जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि बॉडी का पोस्चर और बैलेंस। हमें मेनली क्या कंट्रोल करता है? पोस्चर और एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। मतलब आप ठीक से खड़े हो रहे हो कि नहीं खड़े हो रहे हो, ठीक से डांस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक से चल रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये आपका कंट्रोल करता है आपका सेरिबेलम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा की। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन से टाइप के एक्शंस कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल करता है आपके वॉलेंट्री एक्शंस को। वॉलेंट्री एक्शंस का मतलब होता है कि जो एक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि आपके स्टमक के एक्शंस को, स्मॉल इंटेस्टाइन के एक्शंस को, या फिर ईसोफेगस के एक्शंस को, आपके इंटरनल बॉडी के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, डाइजेशन का फंक्शन, ब्रीदिंग का फंक्शन, रेस्पिरेशन का, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा ओनली, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही ओरिजिनेट होती है। थर्ड बात करते हैं हम आपके पॉन्स की। पॉन्स जो होता है ये आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? स्लीप साइकिल को, कि कब आप सोने जाओगे, कब आप जग जाओगे, आपको नींद कितनी आ रही है, कितनी कम नींद आ रही है, कितनी ज्यादा नींद आ रही है, ये सब आपका पॉन्स कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे ब्रेन के पार्ट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आता है कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, ठीक है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम, सबसे पहला काम होता है क्रेनियम का, ठीक है। क्रेनियम जो होता है वो आपका ब्रेन का बॉक्स भी बोला जाता है, मतलब एक बॉक्स जैसे डब्बे के अंदर कोई सामान रख करके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि वो सामान आपका डैमेज ना हो जाए। तो हमारा ब्रेन जो होता है आपका, वो एक क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्रेनियम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि उसको कोई चोट ना लगे,
ठीक है। फिर क्रेनियम के नीचे आपकी मेनिंजीज नाम की मेम्ब्रेन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? मेनिंजीज लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि आर्कनॉइड, ड्यूरामीटर एंड पायामीटर, ये 3 टाइप की मेनिंजीज प्रेजेंट होती हैं जो अगेन आपके ब्रेन को शॉक से बचाती हैं। किससे? मैकेनिकल शॉक से। जैसे कि आपको किसी ने सर पे मारा तो आपके ब्रेन को नुकसान ना हो, इससे बचाने का काम आपकी मेनिंजीज और क्रेनियम करती हैं। इन्हीं मेनिंजीज के इन बिटवीन में आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इन्हीं मेनिंजीज की लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड अगेन आपका शॉक एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर होता है कि जैसे अगर आपको किसी ने मारा सर पे तो एकदम से आपकी ब्रेन को नुकसान ना पहुंचे, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम ये 3 चीजें करती हैं, दैट इज द स्कल और मेनिंजीज एंड सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है और वो भी जैसे यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को बचा रहा है शॉक से, उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को भी बचाने का काम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कर रहा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि आपका एक्शन एक्चुअली में नर्वस टिश्यू कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में आपकी गतिविधियां क्या हो रही हैं। ये स्टिमुलस को रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। आंखों में आपके कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। ये फोटो रिसेप्टर्स इस पूरे इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन तक लेकर के जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। ब्रेन से ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन आपके अफेक्टर ऑर्गन मतलब मसल या फिर ग्लैंड तक लेकर के आता है, जहां पे हम रिस्पॉन्स करते हैं, जहां पे हम कोई एक्शन या रिस्पॉन्स परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा एक्शन परफॉर्म होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके प्लांट्स की कोऑर्डिनेशन की। भाई बेचारे हमारे प्लांट्स भी तो जिंदा होते हैं। अब प्लांट्स के अंदर तो किसी भी तरीके का नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन हाँ उनके अंदर हार्मोनल सिस्टम जरूर प्रेजेंट होता है। हार्मोन्स जरूर प्रेजेंट होते हैं जो उनके मूवमेंट को दिखाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स के अंदर ना 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक होता है नास्टिक मूवमेंट और एक होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा, आप लोगों ने छुई मुई वाला पौधा तो देखा होगा जिसको हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टच मी नॉट प्लांट। तो जब भी आप टच मी नॉट प्लांट को छूते हो ना तो उसमें होती है आपकी नास्टिक मूवमेंट्स। क्या होती है? नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल। मतलब कोई भी अगर आपको छू रहा है, मतलब उस पौधे को छू रहा है, तो जिस जगह पे आपने छुआ सिर्फ वो पार्ट मूवमेंट नहीं शो करता है, पूरा ऑल ओवर पौधा उसका मूवमेंट शो करता है। उसकी लीफ जो होती हैं ऐसे डाउन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। दूसरी चीज, इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं होती है नास्टिक मूवमेंट में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके छुई हुई प्लांट की, तो अगर आप इसको छुओगे तो ये सेंसिटिव होता है, इसकी लीफ क्या हो जाती है? नीचे फॉल डाउन हो जाती है। तो ये नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब जहां पे आपने छुआ सिर्फ उतना पार्ट आपका मूवमेंट नहीं शो करेगा, पूरा प्लांट आपका मूवमेंट शो करता है। और इस प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती हमारे छूने की वजह से। ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं होती इसमें हमारे छूने की वजह से, है ना। साथ साथ में ये मूवमेंट आपको पता है शो कैसे करते हैं? बाय चेंजिंग द वाटर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इस लीफ के अंदर जैसे ही आपने छुआ, इस लीफ के अंदर जितना भी पानी होगा ये स्टेम के थ्रू रिवर्ट बैक होकर के दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में चला जाएगा। मतलब जहां पे सपोज करो ये मेरी लीफ है, मैंने इसको यहाँ पे छुआ, अगर मैं यहाँ पे छूंगी तो इस पूरे लीफ का जो पानी है, इस पूरे लीफ का जो पानी है वो वापस रिवर्ट बैक होकर के पीछे मुड़ करके आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में चला जाएगा। वाटर वेपर के फॉर्मेट में इन्वायरमेंट में नहीं जाता है, प्लांट के अंदर ही रहता है वो पानी, बस रिवर्ट बैक होकर के दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में चला जाता है। तो नास्टिक मूवमेंट में आपके प्लांट्स जो है वो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके मूवमेंट शो करते हैं। नॉन डायरेक्शनल होती है, कोई भी ग्रोथ नहीं होती है इस टाइप के प्लांट्स में। ठीक है,
दूसरे टाइप की मूवमेंट आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, दैट इज द मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। और इस टाइप की मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और ये डायरेक्शनल होती है, मतलब जिस जगह से आपका स्टिमुलस आ रहा होगा, जिस जगह से कोई इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा होगा, उसी जगह पे ही, सिर्फ उतने ही पार्ट पे आपकी मूवमेंट दिखाएगा प्लांट, पूरे प्लांट के पार्ट में मूवमेंट नहीं होती है। और ये क्या होती है, ये ग्रोथ की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, ग्रोथ की वजह से होती है मूवमेंट। किसकी वजह, जहां पे वो पानी की वजह से मूवमेंट हो रही थी, यहाँ पे ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होती है। ये आपके 4 तरीके की मूवमेंट शो करता है। सबसे पहला होता है जियोट्रॉपिक, जियो का ट्रॉपिक का मतलब ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट शो कर रहा है प्लांट आपका। फोटोट्रॉपिक सनलाइट की वजह से मूवमेंट शो कर रहा है। हाइड्रोट्रॉपिक पानी की वजह से मूवमेंट शो कर रहा है। और कीमोट्रॉपिक केमिकल्स की वजह से मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इन सारी ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो अलग अलग स्टिमुलस देख रहे हो, यहाँ पे ग्रेविटी स्टिमुलस है, यहाँ पे सनलाइट स्टिमुलस है, यहाँ पे पानी स्टिमुलस है, यहाँ पे केमिकल स्टिमुलस है। तो इनकी वजह से मूवमेंट आपका प्लांट शो करता है। तो यहाँ पे ना 2 तरीके की मूवमेंट होती हैं, एक तो पॉजिटिव मूवमेंट होती है और एक होती है आपकी नेगेटिव मूवमेंट, ठीक है। एक होती है नेगेटिव मूवमेंट। अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, तो सपोज करो ये मेरा पौधा है, ठीक है, ये मेरा पौधा है आपका, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, शूट जो है ये कैसे ग्रो करती है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो करती है। ग्रेविटी तो हमारी डाउनवर्ड लग रही है, लेकिन शूट तो उल्टा ग्रो करती है, ऊपर की तरह। तो जब हम मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस देख रहे होते हैं, मूवमेंट जो हो रही है किसी भी प्लांट के पार्ट की, वो आपकी स्टिमुलस से दूर हो रही है, तो वो होती है नेगेटिव मूवमेंट। और अगर वो टूवर्ड्स द स्टिमुलस हो रही है, जैसे कि अगर मैं रूट्स की बात करूं, तो रूट्स हमेशा डाउनवर्ड ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, तो ये आपकी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो जाती है। तो ये 2 तरीके की मूवमेंट आपको इन चारों में पढ़ने के लिए मिलेगी। जियोट्रॉपिज्म में देख रहे हो, शूट जो है आपकी अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ग्रो कर रही है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो कर रही है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो कर रही है। तो अवे फ्रॉम ग्रेविटी ग्रो होने की वजह से ये क्या शो कर रही है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है। जबकि रूट्स जो है वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रही है। कहां ग्रो कर रही है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रही है। तो ये कैसी मूवमेंट शो कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है। फोटोट्रॉपिज्म, तो शूट जो है देखो टूवर्ड्स द सनलाइट ग्रो करती है, तो शूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है। जबकि रूट्स जो है देखो सनलाइट से दूर होकर के ग्रो कर रही है, तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल कीमोट्रॉपिक का आपका एक जरूर पूछा जाएगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओवरी, ठीक है, टूवर्ड्स द ओवरी। इससे रिलेटेड आपका एक एग्जांपल जरूर पूछा जाता है। कीमोट्रॉपिज्म में ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओवरी जरूर पूछी जाती है, कि जब भी आपका पॉलन ट्यूब आपकी ओवरी पे बैठता है, तो ये टूवर्ड्स द ओव्यूल ग्रो होने लग जाता है, ठीक है, टूवर्ड्स द दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो होने लग जाता है। और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक का एग्जाम्पल बोलते हैं। ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो भाई अब आपकी ये जो मूवमेंट होती है, एक्चुअली में आपके इसमें से जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है वो हार्मोन्स की वजह से होती है, जो आपको 2 तरीके के पढ़ने के लिए मिलेंगे। इन प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। तो ये हार्मोन्स कुछ नहीं होते, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, जो प्लांट में डिफरेंट तरीके की ग्रोथ मूवमेंट करवाते हैं, उनकी हाइट को इंक्रीज करते हैं, उनकी विड्थ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके ग्रोथ के प्रमोटर्स, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं आपके, और एक होते हैं आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं आपके ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, रोकने का काम करते हैं एब्सिसिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में ABA भी बोलते हैं, और इथाइलिन गैस होती है आपकी, ठीक है, गैस होती है आपकी। इनके फंक्शंस को ना मैंने आपके एक टैबुलेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। तो ऑक्सिन जो होता है ये फ्रूट की ग्रोथ को भी और साथ साथ में सेल के एनलार्जमेंट को भी, मतलब सेल की हाइट को इंक्रीज करने में, सेल को बड़ा करने में हेल्प करता है। गिबरलिन जो होता है वो भी क्या है,
ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही काम करेगा। गिबरलिन हमेशा ऑक्सिन की प्रेजेंस में काम करता है और सिमिलर ऑक्सिन का फंक्शन होता है इसका भी, मतलब ये भी सेल का एनलार्जमेंट करा रहा होता है, सेल की ग्रोथ करवा रहा होता है। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन। और ये सबसे ज्यादा फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स एंड सीड्स में प्रेजेंट होता है आपका सबसे ज्यादा। साइटोकाइनिन जो होता है सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है और ये आपके फ्रूट्स और सीड्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ग्रोथ को रोक देता है। ये आपकी डोरमेंसी और सीड और बर्ड्स को, डोरमेंसी का मतलब होता है कि जब भी आपके पौधे को, जब भी आपकी सीड को, जिसमें से पौधा निकलता है, उसको ठीक तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो वो स्लीप में चला जाता है, डोरमेंट हो जाता है, मतलब वो कोई भी ग्रोथ नहीं शो करेगा। तो ये प्रमोट करने का काम आपका एब्सिसिक एसिड कर रहा है। देख लो यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है। साथ साथ में विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, मतलब लीफ आपकी जो सड़ जाती है, सड़ करके उसको गिराने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। फिफ्थ होता है आपका इथिलीन, फ्रूट की राइपनिंग में, मतलब फ्रूट के पकने में। जब भी आप किसी सब्जी वाली की दुकान पे जाते हो तो फ्रूट के पकने में मदद करता है। फ्रूट की स्मेल आती है बड़ी अच्छी अच्छी सी, भीमी भीमी सी स्वीट स्मेलिंग आती है आपको, तो ये इथाइलिन गैस की वजह से होती है, जो फ्रूट्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। वो उसको राइपन करने में, उसको पकाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं भाई, इसको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं आपके हार्मोन्स की। तो भाई अब हम बात कर रहे हैं अपने बॉडी के हार्मोन्स की। ठीक है, तो हमारी वो जो हार्मोन्स होते हैं, दीज आर नन अदर देन केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में ना दो तरीके के ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिनसे ये हार्मोन्स निकलते हैं। तो एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को ना हम लोग डक्टेड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टेड ग्लैंड। जैसे कि ये मेरा ग्लैंड है और इसमें से यहाँ पे इसकी डक्ट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? इसकी डक्ट प्रेजेंट होती है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये मेनली एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? मेनली सिक्रीट एंजाइम्स, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और ये डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इनमें डक्ट की प्रेजेंस होती है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इनमें डक्ट्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। दे डू नॉट हैव डक्ट्स, दे डू नॉट हैव डक्ट्स। इनमें डक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्या नहीं होते? डक्ट्स नहीं होते हैं। ये डायरेक्टली अपना जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये स्पेसिफिकली हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड स्पेसिफिकली हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड स्पेसिफिकली एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाते हैं और ब्लड से ये जो जो ऑर्गन में एक्शन लेकर के आना होता है उसमें डायरेक्टली पोर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमको पढ़ने हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके, जो अपने पर्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। अब ये जो चार्ट मैंने लगाया है, ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे केस बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज द 4 मार्कर क्वेश्चन जरूर आते हैं भाई, 4 मार्कर क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सबसे पहला आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पाइनियल ग्लैंड, जिसके हार्मोन का नाम और इसका फंक्शन आपको लर्न करना है। मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। ये मेलाटोनिन आपकी स्लीप की साइकिल को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल कर रहा था? हाइपोथैलेमस। तो पॉन्स के साथ मिलकर के ये पाइनियल ग्लैंड आपके स्लीप साइकिल को, सोने को कंट्रोल करता है। दूसरा आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाता है। और मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा था? हाइपोथैलेमस। तो ये सारे हार्मोन्स वो सिक्रीट करता है और इनके ये फंक्शन होते हैं। थायराइड ग्लैंड आपका थायरोक्सिन सिक्रीट करता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब फैट के ब्रेकडाउन को, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को और प्रोटीन के ब्रेकडाउन का जो फंक्शन होता है वो थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एड्रेनलिन सिक्रीट करता है, जिसको हम फाइट या फिर फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। मतलब किसी भी डरने वाली सिचुएशन में जहां पे आपको रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करना होता है, वहां पे रिफ्लेक्स एक्शन के साथ साथ आपका एड्रेनलिन हार्मोन भी काम कर रहा होता है। मैंने वेरी फर्स्ट ऑफ द स्लाइड पे ही आपको बताया था कि आपका नर्वस सिस्टम और केमिकल सिस्टम साथ में
मिलकर के काम करते हैं। तो देख रहे हो रिफ्लेक्स एक्शन के साथ साथ आपका ये एड्रेनलिन हार्मोन भी काम करता है। नेक्स्ट आते हैं हम पेनक्रियास के ऊपर, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को, कि ब्लड के अंदर शुगर कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए, ये कंट्रोल करता है। ओवरीज जो होती हैं फीमेल में होती हैं और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती हैं। टेस्टिस आपके मेल्स में होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि लड़कों में जो बियर्ड्स आती है, मुस्टैच आती है, ताकतवर और भारी भारी सी आवाज हो जाती है, ये सब जो चेंजेस आते हैं ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं जो उनकी टेस्टिस सिक्रीट करती हैं। ठीक है, सो दिस वॉज एंड ऑफ आवर सेशन। तो बस जाते जाते क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ताकि कोई भी मेरा ऐसा इंपॉर्टेंट सेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया। भाटिया की स्पेलिंग चेकआउट कर लेना, यहाँ पे आपको कंटेंट भी मजेदार मिल जाएगा। और साथ साथ में अगर आपको कोई बायो रिलेटेड क्वेरी है मैम से पूछने के लिए तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।